नमस्कार साथियों, मैं सवाई सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी जिसे अभिलेख के नाम से जाना जाता है, भारत के प्रमुख अभिलेख से संबंधित चैप्टर लेके आए हूँ साथियों। अनेक जो कंपटीशन है उनमें इसके सवाल पूछे जाते हैं साथियों। और भारत के जो प्रमुख शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख जो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, यही अपने भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख साधनों में से एक बताए जाते हैं साथियों। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं और उनकी कड़ियाँ किस रूप में हमें पढ़ने को मिलती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर हम विस्तृत तौर से जानकारी लेंगे अभिलेखों के बारे में। साथियों शुरू करने जा रहे हैं हम इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत यानी साधन, वे कौन कौन से साधन हैं जो हमें इतिहास को जानने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो साथियों बताना चाहता हूं कि इसके अंदर तीन प्रमुख रूप से स्रोत यानी साधन देखने को मिलते हैं। इनमें वो साधन तीन कौन कौन से बताए जाते हैं। तो इतिहास जानने का जो सबसे पहला साधन बताया जाता है, स्रोत बताया जाता है, इसे पुरातात्विक स्रोत के नाम से जाना जाता है। इसे पुरातात्विक स्रोत के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो स्रोत हमें देखने को मिलता है वो विदेशी यात्री वृतांत व प्रमुख रूप से इतिहासकारों का वर्णन। इतिहासकारों के द्वारा जो वर्णन किया गया वो दूसरा रूप। और तीसरा जो हमें इतिहास जानने का स्रोत पढ़ने को मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। इसे साहित्यिक स्रोत के नाम से जाना जाता है। अब इनकी कड़ियां कौन सी खुलती है, पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया जाता है साथियों, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो पुरातात्विक स्रोत यानी पुरातत्व का मतलब होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो खुदाई की जाती है उसके दौरान जो मिली हुई वस्तुएं हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, उनकी काल निर्धारण किया जाता है। ये पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर सबसे पहले साथियों अपने को पढ़ने को मिलता है अभिलेख। अभिलेखों के बारे में पढ़ने को मिलता है क्योंकि अभिलेख जो है, अभिलेखों में हमें और क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो अभिलेखों की श्रेणी में ही साथियों नाम आता है शिलालेख और अभिलेखों में ही आता है गुहालेख, गुफाओं के अंदर लिखे गए लेख। और अभिलेखों के दरमियान ही पढ़ने को मिलते हैं अभिलेखों के माध्यम से ही पढ़ने को मिलते हैं हमें स्तंभ लेख। और इनके अलावा ताम्रपत्र लेख भी हमें इन्हीं के अंदर जानने को मिलते हैं। ताम्रपत्र लेख ये प्रमुख रूप से एक क्षेत्र, वंश या जाति का इतिहास हमें बताते हैं। तो पहला रूप पुरातात्विक स्रोत का पहला रूप मैंने आपके सामने रखा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो रूप है पुरातात्विक स्रोत यानी साधन का, उसे मर्दपात्र के नाम से जाना जाता है। मर्दपात्र भी कह सकते हो आप, इसे मर्द भांड भी कह सकते हो। मर्दपात्र संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें हर एक संस्कृति ने अपने जो मिट्टी के बर्तन हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कलरों का, रंगों का यूज किया। जैसे लाल है, गेरुआ रंग है, ब्लैक है, वाइट है आदि कलर या फिर हरे जो कलर बताए जाते हैं मर्दपात्र। और तीसरा और अंतिम पुरातात्विक स्रोत का एक कड़ी बताया जाता है सिक्के जो बताए जाते हैं। सिक्कों के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र, धर्म या फिर वंश की
पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सिक्के ऑलरेडी साथियों हमने भारत के संपूर्ण प्राचीन सिक्कों के बारे में जानकारी ले लिए। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रा वृत्तांत और इतिहासकारों का जो वर्णन है ग्रंथों के माध्यम से जो हुआ है। इनमें 2 से 3 नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले नाम आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के अलावा नंबर 2 पर अपने भारतीय इतिहास राजपूताना के प्रमुख जो इतिहासकार जिसे मुहणोत नैन्सी के भी ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी द एनल्स एंड द एंटिक्विज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा मुहणोत नैन्सी ने मारवाड़ परगनारी ख्यात और नैनश्री ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखा। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करते हैं तो पहला जो रूप हमें देखने को मिलता है वो है आपके धार्मिक साहित्य और दूसरा जो रूप हमें देखने को मिलता है वो है आपके धर्मोत्तर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंदर क्या देखने को, कौन सी किताबों का संग्रह हमें पढ़ने को मिलता है? एग्जाम्पल के तौर पर वे ग्रंथ जो धर्म से संबंधित है, जैसे बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म। तो ये धार्मिक साहित्य हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य देखने को, ग्रंथ देखने को मिलता है ऐतिहासिक, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। और इसके अलावा जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है जिसे आगम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म की डिटेल के अंदर हमने साथियों इसकी सविस्तार व्याख्या कर ली थी। अब हम बात करते हैं धर्मोत्तर साहित्य। धर्मोत्तर साहित्य का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कौटिल्य जो प्रमुख जो आपके मौर्यकालीन एक लेखक हुआ है, नीतिकार हुआ है, अर्थशास्त्री, जिसने जो ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जैसे जो ग्रंथ हैं उसे धर्मोत्तर साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब हम वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं साथियों, भारत के प्रमुख अभिलेख। अब भारत के अभिलेख हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख किसे कहा जाता है, अभिलेख की परिभाषा क्या बताई जाती है? तो अभिलेख की परिभाषा ही सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभिलेख किसे कहा जाता है। तो साथियों, अभिलेख अर्थात किसी कठोर शत या प्रस्तर का मतलब होता है पाषाण का मतलब होता है पत्थर। किसी प्रस्तर या कठोर सतह पर उत्कीर्ण ऐतिहासिक जानकारी या लेखन जो है उसे अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अभिलेख के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों, सवाल कई बार देखने को मिलता है हमें कि जैसे सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार अगर जो आर्कियोलॉजिस्ट है अगर इन अभिलेखों का अध्ययन करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सवाल देखने को मिला कि विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिला है। फिर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर अभिलेखों का जो प्रचलन है, लिखवाने का जो प्रचलन है, ये किस सम्राट के द्वारा शुरू किया गया था? और सर्वप्रथम कौन से अभिलेख की जो लिपि देखने को मिलती है? सम्राट मौर्य शासक अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें कौन सी लिपि अपनाई गई है? या भारत का सबसे पहला संस्कृत का अभिलेख हमें कौन सा देखने को मिलता है? वो कौन सा अभिलेख है जिसमें हमें सती प्रथा का जानकारी हमें पढ़ने को मिलता है? और वह कौन सा अभिलेख है जिससे हमें कलिंग युद्ध की जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो साथियों, बात करते हैं अभिलेखों की। तो अभिलेख जो है इनका अध्ययन जो किया जाता है इसे एपियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। एपियोग्राफी
के नाम से इसे जाना जाता है। एपियोग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभिलेख हैं, अभिलेख के समकक्ष क्या क्या चीजें जो पढ़ने को मिलती हैं, तो इनमें आता है शिलालेख, शिलाओं के ऊपर उत्कीर्ण, नंबर 2 इसी के अंदर आता है गुहालेख, गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण, और इसी के अंदर आता है आपके स्तंभलेख, स्तंभलेख, और स्तंभलेख के अलावा बताया जाता है आपके ताम्र पत्र लेख। ये प्रमुख रूप से सारे के सारे जो मटेरियल हैं अभिलेख के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलते हैं। बात अगर पूछी जाए कि इन अभिलेखों से पहले इतिहास लिखने की प्रक्रिया जो होती थी वो किस रूप में देखने को मिलती है, तो उसे पांडुलिपि के रूप में जाना जाता है। पांडुलिपि किसे कहा जाता है साथियों, कि पांडुलिपि जो है इसका समकक्ष में आपको एक अंग्रेजी का शब्द बताता हूं जिसे मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो शब्द है मेन शब्द लिया है लैटिन से, लैटिन भाषा का शब्द है मेन, और लैटिन भाषा के इस मेन का अर्थ होता है हाथ से, अर्थात हाथ से लिखी गई जानकारी, जिसे पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। अब ज्यादातर देखने को मिला है कि पांडुलिपि जो है इनमें सर्वाधिक जो ऐतिहासिक जानकारी है वो किसके ऊपर लिखी जाती थी, तो साथियों पांडुलिपि जो है यह ताम्रपत्र, ताड़ के पत्र, ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर व भुर्जपत्र, भुर्जपत्र या भुर्जपत्र के नाम से जाना जाता है। ताड़ के पत्तों के ऊपर, और दूसरा भुर्जपत्र। अगर पूछ ले कि भुर्जपत्र या पत्ते, एक वनस्पति से प्राप्त पत्तों को भुर्जपत्र कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है आपके हिमालय क्षेत्र, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है भुर्जपत्र। अब भुर्जपत्रों के ऊपर लिखी हुई ऐतिहासिक जानकारी को भोजपत्र कहा जाता है, भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। साथियों पांडुलिपि का जो ऐतिहासिक, पांडुलिपि में जो ऐतिहासिक लेखन हुआ करता था ये समय के साथ में खराब हो जाता था, कीड़े मकोड़े जंग वगैरह इससे खा जाते थे, जिसके कारण ऐतिहासिक जो स्मृतियां हैं वो खत्म हो जाती थी। अब ऐतिहासिक स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए जो टेक्निक अपनाई गई है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि किसी कठोर सतह या पृष्ठ पर उत्कीर्ण होने के कारण ये समय के साथ में बर्बाद नहीं होती थी और समय के साथ में ज्यादा समय तक यह बेनिफिट देती थी, साथ ही ऐतिहासिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहती थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभिलेख हम पढ़ रहे हैं, अभिलेखों का अध्ययन हमने पढ़ लिया साथियों, तो बात करते हैं कि विश्व का सबसे पुराना अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख जो है इसे बोगजकोई नामक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। बोगजकोई का जो अभिलेख है यह कहां पर मिला, तो साथियों में क्षेत्र बता देता हूं जहां से ये मिला है। तो क्षेत्र बताया जाता है आपके एशिया माइनर, एशिया माइनर अर्थात मध्य एशिया से हमें ये शिलालेख अभिलेख देखने को मिलता है। अब सवाल ये पूछ ले कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और इसके साथ में ज़्यादा आपके भाग पश्चिमी भाग चीन का भी आता है, मंगोलिया का भी आता है। मंगोलिया जैसे बहुत ही खतरनाक, जो प्राचीन काल में बहुत ही लुटेरे हुआ करते थे, प्रसिद्ध लुटेरे मंगोलिया निवासी जो आपके
मंगोल थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली और खतरनाक जो लुटेरा हुआ करता था, जिसने बहुत सारे एरियो को जीता था। और जहां पर मंगोल आक्रमण करते थे साथियों, बताना चाहता हूं कि वहां उस क्षेत्र में कुत्ते बिल्लियों को भी जीवित नहीं छोड़ा सकता। अब बोगस कोई का जो ये अभिलेख जो हमें मिला है, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख, अगर इसके समय की बात करें तो समय इसका बताया जाता है 1400 BC। 1400 ईसा पूर्व में यह शिलालेख अभिलेख लिखा गया था। अब इसके अंदर विषय वस्तु क्या हमें पढ़ने को मिलती है? विषय वस्तु का मतलब होता है बोगस कोई का जो अभिलेख, इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है? तो विषय वस्तु के अंदर वैदिक देवताओं का वर्णन, वैदिक देवताओं का वर्णन, वैदिक देवताओं का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की जानकारी हमें बोगस कोई अभिलेख से जानने को मिलती है। बोगस कोई का जो अभिलेख हमने पढ़ लिया साथियों, इसके साथ में अब हम जानते हैं कि भारत में अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो भारत में अभिलेखों का जो प्रचलन है वह सम्राट अशोक। लिख लेते हैं हम, भारत में अभिलेखों का प्रचलन, अभिलेखों का प्रचलन, भारत में अभिलेखों का प्रचलन सम्राट अशोक के द्वारा। अब अशोक का अगर कोई कार्यकाल पूछ ले तो साथियों 269 ईसा पूर्व, 69 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व इनका शासन काल हमें देखने को मिलता है। और सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेखों का प्रचलन भारत में शुरू किया गया। लेकिन ये भी पूछा गया है कई बार कि अभिलेख बनवाने लिखवाने की प्रेरणा सम्राट अशोक को किस देश से मिली है? तो नाम आता है ईरान। ईरान देश, जिसका प्राचीन नाम बताया जाता है फारस। फारस के देश से सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने का प्रेरणा मिलता है। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक जो हैं, इनके जो अभिलेख हैं, अभिलेख जो बताए जाते हैं साथियों, ये 40 से 45 अभिलेख देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें स्तंभ लेख है, गुहा लेख है आदि के बारे में जानकारी मिलती है। 40 से 45 बताए जाते हैं। स्पेशली फुल डिटेल हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आपको सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, इनकी लिपि के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले लिपि बताई जाती है ब्राह्मी। ब्राह्मी के बाद में दूसरी लिपि खराष्टी, तीसरी लिपि जो बताई जाती है उसका नाम है ग्रीक, और चौथी लिपि जो बताई जाती है इसे अरेमाइक के नाम से जाना जाता है। साथियों, एक बार सवाल पूछा गया था कि अशोक के अभिलेख सर्वाधिक भारत में किस लिपि में उत्कीर्ण करवाए गए? तो वह से भारतवासी ब्रह्मा जी का देश भारत अर्थात ब्राह्मी लिपि। भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में मिलेंगे? सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा सम्राट अशोक के अभिलेख हमें जानने को मिलते हैं। अब हम विगतवार सही क्रम से इन सारे इंपॉर्टेंट जो प्रमुख रूप से भारत के प्रमुख अभिलेख हैं, इनके बारे में सविस्तार जानकारी शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले नंबर एक नंबर पर जो प्रमुख अभिलेख हमें पढ़ने को मिलता है, इसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ लिखा गया था, ये कहाँ पड़ता है? तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयगिरी। उदयगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी की जो पहाड़ी है ये पड़ती है उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है साथियों? उड़ीसा में।
अगर हाथी गुफा में जो इस हमें अभिलेख देखने को मिलता है ये किस शासक से संबंधित है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो शासक का नाम बताया जाता है खारवेल। क्या नाम? खारवेल। खारवेल शासक का नाम बताया जाता है। साथियों, अगर हाथी गुफा जो अभिलेख है इसमें वर्णित विषय वस्तु के बारे में सवाल पूछा जाए कि वह कौन सी ऐतिहासिक जानकारी जो हमें हाथी गुफा से प्राप्त होती है, तो हाथी गुफा से जो हमें जानकारी मिलती है साथियों, तो इसमें आपको बता देता हूं कि खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक चक्र। खारवेल जो कलिंग का शासक था, किसका? कलिंग नरेश के शासनकाल की घटनाओं, शासनकाल की घटनाओं का क्रम। खारवेल जो कलिंग का नरेश था, शासक था, इसके शासनकाल की घटनाओं का जो क्रम है हमें देखने को मिलता है हाथी गुफा में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों कि हमें भारत किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है, तो नाम आता है इसका एलिफेंटा केव, जिसे हाथी गुफा के नाम से जाना जाता है। मैं संक्षिप्त जानकारी आपको देता हूं साथियों खारवेल और कलिंग के बारे में। बात करें अगर हम मौर्य काल की बात करें तो मौर्यकालीन जो शासन जो केंद्रीय प्रशासन था, यह 5 भागों में बांटा जाता था। बड़े पैमाने पर केवल 4 भाग बताए जाते हैं, लेकिन 5वां भाग भी जोड़ा जाता था कि अगर मध्य भारत से उत्तर की तरफ जाते हैं तो उस क्षेत्र को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता, और अगर मध्य क्षेत्र से दक्षिण की तरफ जाते थे तो उस क्षेत्र को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। साथियों, मैंने संपूर्ण प्रयास किया है इसके अंदर कि एक भी आपके पॉइंट इससे मिस ना हो, छूटे नहीं, और हर एक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके अभिलेखों से संबंधित है। अगर मध्य भारत से पश्चिम की तरफ रास्ता निकले तो इसे पश्चिमी चक्र के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी चक्र कहलाता है। पूर्व की तरफ अगर रास्ता जाए तो इसे पूर्वाश्ची के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिमी चक्र और पूर्वाश्ची की राजधानी की, तो उत्तरापथ की राजधानी बताई जाती है साथियों तक्षशिला, और दक्षिणापथ की राजधानी बताई जाती है स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। पूर्वाश्ची की राजधानी बताई जाती है उज्जैन और पश्चिम चक्र की राजधानी उज्जैन, और पूर्वाश्ची की जो राजधानी बताई जाती है ये बताई जाती है पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। अब 5वां जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं, उड़ीसा की तरफ, और इसे कहा जाता है कलिंग की राजधानी क्या बताई जाती है साथियों? तो कलिंग की राजधानी बताई जाती है तौशली। कलिंग इतना क्यों इंपॉर्टेंट था तो बताता हूं आपको कि मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग के ऊपर अटैक किया गया था। कलिंग का शासक खारवेल ने अशोक की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके कारण दूसरा रीजन बताया जाता है कि कलिंग जो क्षेत्र है यहाँ के वन में अधिकाधिक हाथी की अधिकता थी। अब हस्ती सेना उस समय इंपॉर्टेंट बताई जाती थी, तो हाथियों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कलिंग के ऊपर अटैक किया गया था। अशोक सम्राट बनने के 8 वर्ष पश्चात अर्थात शासनकाल में 269 ईस्वी ईसा पूर्व में शासक बना। 8 वर्ष जो है उसको आप घटाइए तो 261 ईस्वी में कलिंग के ऊपर अटैक किया। इसका मैं परिणाम बताता हूँ साथियों आपको युद्ध का, कि इस युद्ध में 1 लाख लोग ऑन स्पॉट मारे गए। 1.5 लाख जो लोग हैं इससे क्षतिग्रस्त, अर्थात इसके किसी का पांव कट गया, किसी का हाथ कट गया, और 70 से 75 हजार लोगों की आजीविका के ऊपर इसका असर देखने को मिलता है। पूरी की पूरी धरती रक्त रंजित हो गई थी, जिसके कारण सम्राट अशोक ने
भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाया, अंगीकार किया। साथियों, मैंने हाथी गुफा अभिलेख का सविस्तार वर्णन आपको समझा दिया। साथियों, इसे आप पुलिस कांस्टेबल, रेट और इसके साथ ही लेक्चरर की जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इनमें भी इसे जरूर काम ले सकते हो। बड़े से बड़े कंपटीशन के अंदर ये आपको हेल्प जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। दूसरा जो अभिलेख हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम बताया जाता है आपके जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ जो है यह गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है जूनागढ़। जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ गुजरात, यह जो अभिलेख है इसमें हमें किस शासक की जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो नाम आता है महाक्षत्रप रुद्रदमन। रुद्रदमन के बारे में हमें जानकारी इससे पढ़ने को मिलती है। रुद्रदमन जो है यह उज्जैन का राजा था। कहाँ का? उज्जैन का शासक। उज्जैन का शासक था रुद्रदमन। और उज्जैन का जो शासक है, उज्जैन बहुत ही उस समय आपके अच्छी कंडीशन में देखा जाता, धन धान्य से पूर्ण बताया जाता है उज्जैन, जिसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से शिवलिंग होने के कारण भी प्रसिद्ध है उज्जैन। उज्जैन जो लोग हैं, उज्जैन का जो प्रतिष्ठित व्यापारिक नगर था उसे मालवा, इस क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। और मालवा जो है यहाँ पर अक्सर लोग काम की तलाश में जाते थे। अब मालवा की बोली की बात करें साथियों, तो यहाँ पर राजस्थानी, गुजराती और मध्य प्रदेश की मिश्रित बोली बोली जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाइनें मैं आपको इस मालवा क्षेत्र की भाषा के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों की बात अगर परिधान की करें तो बड़ा सा जो साफा पहना जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, और इसमें राजस्थानी, मध्य प्रदेश और गुजराती भाषा का समावेश देखने को मिलता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि आपने खाना खा लिया क्या, लेकिन मालवी भाषा में बोला जाता है अन बाटी बीजी खादी रिकाई। ये मालवी भाषा का जीवंत एक उदाहरण देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र प्रांत गुजरात, क्षेत्र का नाम सौराष्ट्र, सौराष्ट्र प्रांत गुजरात। अब ये जो अभिलेख हमें मिला है साथियों, तो इस अभिलेख के अंदर विषय वस्तु क्या हमें देखने को मिलती हैं? तो विषय वस्तु जो है इसमें रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐतिहासिक झील है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार अर्थात रिपेयरिंग का वर्णन हमें इस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है। रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। साथियों, पूछ ले कि सुदर्शन झील का निर्माण कब किया गया था, तो बताता हूं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस झील का निर्माण किया गया था। सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और समय समय पर जब ये झील पुरानी होती गई है, इसके तटबंध टूटने लगे, तो सुंदर सी दिखने वाली जो झील है ये बेड लुकिंग हो गई। वापस जब इसकी रिपेयरिंग हुई है तो सुंदर दिखने लग गई, जिसके कारण इसको सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन झील के तट यानी किनारों के ऊपर ये जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में लिखा गया। साथियों, इसे आप इंपॉर्टेंट बनाकर जरूर लिखना, क्योंकि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जो देखने को मिलता है हमें, इसे
जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। साथियों, मेरा अथक प्रयास रहेगा कि जब मैं इस बोर्ड को अगर एक बार फुलफिल कर दूंगा तो आपके लिए लगभग 100 से 125 के मध्य आपके लिए सवाल प्रिपेयर कर दूंगा। साथियों, हमने भारत के प्रमुख शिलालेखों के अंदर अभिलेख की परिभाषा, इनका अध्ययन किस में किया जाता है, अभिलेख में किन किन को पढ़ा जाता है, विश्व का पुराना सबसे पुराना अभिलेख किस क्षेत्र से, विषय वस्तु और भारत में अभिलेखों का प्रचलन, साथ ही 2 अभिलेखों की सविस्तार जानकारी दे दी है साथियों, और बताया है कि इतिहास जानने के स्रोत निष्पादन में हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ने को मिलता है। साथियों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 तीसरे अभिलेख के बारे में। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं अगले अभिलेख के बारे में। इसमें हमने 2 अभिलेख पढ़े थे, जिसके अंदर सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख, उसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने ली है। अब हम साथियों तीसरे अभिलेख के बारे में जानकारी लेते हैं। तीसरा अभिलेख ही अपनी अविस्मरणीय छाप छोड़ता है भारतीय इतिहास के क्षेत्र में, भारतीय इतिहास पर, और इससे बहुत सारे सवाल कई सारे कॉम्पिटिशनों के अंदर पूछे जा चुके हैं। और साथियों, इस चैप्टर के माध्यम से मैंने जो पांडुलिपि भी बताए हैं आपको, इसका भी ध्यान जरूर रखना आप, हो सकता है पांडुलिपि से भी अपने सवाल आ जाए। बात करते हैं नंबर 3 तीसरा जो अभिलेख हमें पढ़ने को मिलता है, इसका नाम है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो एरन अभिलेख जो है, ये अभिलेख लिखा गया 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी के अंदर उत्कीर्ण करवाया गया है एरन अभिलेख। 510 ईस्वी अर्थात किस डायनेस्टी के समकक्ष बताया जाता है, तो वंश का नाम बताया जाता है गुप्त। गुप्त डायनेस्टी की संपूर्ण जानकारी हम एरन अभिलेख से भी ले सकते हैं। वैसे इनमें मंदसौर अभिलेख आपके मेहरौली अभिलेख भी इसमें से एक प्रमुख रूप से बताया जाता है। एरन अभिलेख जो है, यह अभिलेख किस शासक से संबंधित बताया जाता है, तो नाम आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त, जिसे कई सारी गाइडें गुप्त वंश का अंतिम शासक बताती है। बात करते हैं कि ये जो एरन अभिलेख हैं, इसमें हमें क्या विषय वस्तु पढ़ने को मिलती है, इससे हमें कौन सी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो एरन अभिलेख वह अभिलेख है साथियों, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम हमें जो वर्णन पढ़ने को मिलता है, यह एरन अभिलेख में पढ़ने को मिलता है। और इसमें भानुगुप्त जो अंतिम शासक बताया जाता है गुप्त वंश का, इसका एक सैनिक, जिसे अमात्य भी कह सकते हो आप, सैनिक का नाम बताया जाता है भोजराज। व से भानुगुप्त, व से भोजराज भूलना नहीं। भोजराज जो है, भोजराज की शहादत के पश्चात पत्नी द्वारा सतीत्व व्रत धारण करने का वर्णन हमें किस अभिलेख से जानने को मिलता है, तो नाम आता है एरन अभिलेख। साथियों, और जानकारी देता हूं आपको सती प्रथा के बारे में कि वह कौन सा यूरोपियन इतिहासकार था जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा का वर्णन किया, तो उसका नाम बताया जाता है फ्रांसवा बर्नियर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने पुस्तक लिखी द ट्रेवल इन द मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य की साहसिक यात्रा जो उसने की है। लगभग 10 से 12 साल वो मुगल साम्राज्य में रहा था, और मुगल साम्राज्य में रहते हुए उसने भारत की सबसे बुरी प्रथा का वर्णन किया, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण सती प्रथा जो है, इसकी गतिविधियों के बारे में भी डिटेल बताता है फ्रांसवा बर्नियर। और किस में वर्णन पढ़ने को मिलता है, ट्रेवल इन द मुगल
एम्परर। और ट्रेवल इन द मुगल एम्परर में क्षति प्रथा का जघन्य जो अपराध है इसका वर्णन किसके द्वारा? फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। चौथा जो अभिलेख हमें पढ़ने को मिलता है इसे नासिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो हमें मिला है एमएच महाराष्ट्र से। नासिक अभिलेख साथियों बताता हूं कि नासिक के ढोल बहुत प्रसिद्ध हुआ करते हैं। अब और जानकारी देता हूं कि जो नासिक अभिलेख हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें किस शासक की जानकारी पढ़ने को मिलती है, तो बताता हूं आपको कि कोई भी राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, उसकी पहचान उसके पिता से होती है। सरनेम हमेशा पिता का लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम अगर पूछे तो नाम बताया जाता है रमेश सचिन तेंदुलकर। रमेश जो नाम सामने आ रहा है, सबसे आगे आ रहा है, ये सचिन के पिताजी का नाम। लेकिन साथियों इसमें ऐतिहासिक जानकारी थोड़ी सी अलग बताई जाती है कि ये जो शासक बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सातवाहन वंश जो है इसके शासकों ने अपने नाम से पहले जो सरनेम रखा है अपनी मां का नाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला जो राजा का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी तो गौतमी का पुत्र सातकर्णी राजा जिसने शासन किया सातवाहन वंश की तरफ से। और दूसरा जो प्रमुख एक राजा देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है पुलवामी पुत्र वशिष्ठी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का वर्णन भी हमें नासिक अभिलेख से जानने को मिलता है। नासिक अभिलेख में इन सातवाहन वंश के प्रमुख जो कर्मकारी शासन जो मेंटेनेंस हुआ था उसका भी वर्णन हमें संक्षिप्त रूप से नासिक अभिलेख में पढ़ने को। तो नासिक अभिलेख से हमें सातवाहन के दो प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के बारे में पढ़ने को मिलता है। साथ ही इस अभिलेख से हमें सातवाहन वंश के सैन्य सफलताओं की जानकारी मिलती है। सैन्य सफलताओं की जानकारी मिलती है। तो साथियों आज हमने भारत के प्रमुख शिलालेख के अंदर इतिहास जानने के स्रोत और इसके अलावा अभिलेखों का अध्ययन, इसके अलावा भारत के प्रमुख 4 अभिलेख जिसमें हमने सर्वप्रथम आपके जो अभिलेख पढ़ा जैसे हाथी गुफा अभिलेख, उसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा हमने पढ़ा एरन अभिलेख और चौथा हमने नासिक अभिलेख पढ़ा। साथियों भारत के प्रमुख अभिलेख जो हैं यह भाग 1, इसके अंतर्गत हमने अभिलेख की संक्षिप्त जानकारी भी ली, साथ में विस्तृत चर्चाओं के माध्यम से हमने ऐतिहासिक जानकारी के बारे में भी जाना। साथियों हम अगले वीडियो के अंदर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे, साथ ही भारत के प्रमुख जो अभिलेख हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। मेरा जो क्वेश्चन है कि भारत का नाम भारत हमें किस अभिलेख में जानने को मिलता है। साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे ज़्यादा पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।